नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। हमारे छत्तीसगढ़ में नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर और रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। दरअसल रायपुर दौरे पर केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे हैं। रायपुर में जनसभा को संबोधित किए जाने का कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जुट चुकी है। दो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और हाल ही में पंजाब में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री बने भगवंत मान, यहां पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पार्टी को यहां राज्य में मजबूत करने का उनका प्रयास रहेगा। और इससे पहले जिन राज्यों में भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, लगभग सभी जगह आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस की इस वक्त छत्तीसगढ़ में सरकार है। कांग्रेस पार्टी को सावधान रहने की आवश्यकता है क्या, यह भी एक अहम सवाल रहेगा। साथ ही आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल काफी कुछ कहने का प्रयास करेंगे। तिरंगा यात्रा और लोगों से संवाद, इस तरह की यूएसपी उनकी चुनाव प्रचार की रही है। पंजाब में भी इसी तरह का चुनाव प्रचार उन्होंने किया था। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल संबोधन करेंगे अपना, काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। भगवंत मान भी पहुंचे हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या है जानकारी अपने पास? जी देखिए आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि दो मुख्यमंत्री जो आप पार्टी के हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों आएंगे। यहाँ पर एक बड़ी सभा है आप पार्टी की, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो ये कहा जा सकता है कि जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है आप पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। चाहे हम दिल्ली की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ में हालांकि परिस्थितियां कुछ अलग हैं। आप पार्टी को यहाँ पर चोटी एक करनी होगी, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ये बात अलग है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो थोड़ी दमदारी के साथ नहीं है, और यही वजह है कि 15 सीटों पर बीजेपी को सिमटना पड़ा था। लेकिन पूरे 33 जिलों के जो आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आज यहां पर आएंगे और रायपुर में एक बड़ी सभा है वो आयोजित की गई है। लगभग 2:30 बजे जो सभा को अरविंद केजरीवाल है वो संबोधित करेंगे। उसकी व्यापक तैयारियां हैं आप पार्टी ने अपने जो ग्राउंड स्तर पर की है, और देखना ही होगा कि कितने लोग, कितने तादाद में जो आप पार्टी के इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं और जो अरविंद केजरीवाल है उन्हें सुनने यहां पर आ पाते हैं। आने वाले समय में 2023 में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में आप पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ को जो है अपना लक्ष्य साध करके जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। और इससे पहले भी आप पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ में जो अच्छी सफलता उन्हें मिलेगी। 2023 में जब चुनाव होगा तो ये कहा जा सकता है कि आप पार्टी भी अपनी जो है धमक है यहाँ पर प्रस्तुत करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनीतिक, छत्तीसगढ़ के जो मतदाता है कितना तरजीह देते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह बात भी तय है कि जहां जहां विधानसभा का चुनाव होता है, आप पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होता है। तो ये देखना होगा कि आखिर जो राजनीतिक पंडित हैं वो किस तरह से जो गणित है वो निकाल पाते हैं। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आप पार्टी आज से एक धमाकेदार जो शुरुआत है वो करने जा रही है। यही वजह है कि दो मुख्यमंत्री आप पार्टी के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी निश्चित रूप से। और ये धमाका कितना कारगर होगा आम आदमी पार्टी के लिए, या धमाका होगा भी या नहीं, ये भी कह पाना जरा थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज की जांच के फेर में आम आदमी पार्टी, कई बड़े नेता पड़े हुए हैं। गुजरात के चुनाव में भी इसी तरह का धमाका करने का प्रयास आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन बहुत अच्छा धमाका हो नहीं पाया। हालांकि कुछ सीट्स बात जरूर आम आदमी पार्टी ने निकाले। अगर यहां पर खाता भी खुलता आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। युगल, बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम जब शुरू होगा उसके बारे में डिटेल्स देंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे और बताएं आपको कि मनेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर है, और मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया। मनेंद्रगढ़ और भरतपुर सोनहत की पूर्व एमएलए पर आरोप लगाए। सैकड़ों ट्रक्स के जरिए कोयले के अवैध कारोबार किए जाने का आरोप इन्होंने लगाया है। और आज भी पूर्व विधायक के यहां पर कोयले का अवैध तौल होता है और अवैध कोयले के कारोबार पर सख्त कार्रवाई हुई। बीजेपी के ही लोग कोयला चोरी करने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, यह आरोप लगाया गया। कोयले की बात करें तो पिछले वाले विधायक की और ये चंपा देवी पावले जितने वो हैं, अपने
सैकड़ों जो ट्रक हैं वहां लगाए हुए थे और उससे कोयले का जो अवैध काम है वो करते थे। आज भी जो यहाँ कोयले का काम चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं उनके कांटा घर में ये सब तौल और इसका काम होता था। इसके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की है और इन सब कामों को बंद करवाया है। और अभी भी छुटपुट समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन कोयला चोरी करेगा, कौन कोयला कोड़ेगा। ये कोयला कोड़ने वाले लोग हैं, इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। सुजीत हमारे सहयोगी मनिंद्रगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत, कोयले को लेकर ये जो आरोप लगाए गए हैं, क्या कोई तथ्य भी पेश किया गया या सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? जी देखिए, बता दूं कि जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो 2023 का जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विधायक, पूर्व विधायक आपसे जो राजनीति जो जुबान बयानबाजी चल रहा है। साथ ही आपको बता तो जिले में पिछले दिनों जो बीते दिनों कांग्रेस की कार्य समिति के जो सदस्य रहे उन्हें धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी कोल माफिया द्वारा, जिसके बाद विधायक विनय जायसवाल ने कल बयान दिया कि पूर्व विधायक चंपादेवी पावले और पूर्व विधायक श्यामवीर जायसवाल कोयले का काम कर रहे हैं। सैकड़ों की गाड़ी लेकर के कोयले का जो बंद खदान है वहां से निकाला जाता है और पूर्व विधायक के घर में जो तौल कांटा लगा है उसी से तौल किया जाता है। जिसके बाद जो है अभी जो भटगांव में बीते दिनों सूरजपुर के भटगांव में जिस तरह से रेत माफिया पर हमला हुआ था और रेत माफिया ने हमला किया था भाजपा के नेता या भाजपा के नेता ही उसमें जो आरोपी पकड़ाए, उसको भी लेकर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा आपस में लड़ाई कर रही, कौन कोयला चोरी करेगा, कौन कोयला फोड़ेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, विधायक विनय जायसवाल जुबानी जंग और लगातार आरोप लगा रहे हैं। 4.5 साल लगभग बीत चुके हैं, महज 6 महीना चुनाव के बचे हैं। ऐसे में जो ये बड़ा जो बयान दिया विनय जायसवाल ने श्यामवीर जायसवाल को, चंपादेवी पावले को कि क्षेत्र में अवैध कोयला लगभग, मतलब उनका बयान से यह साफ नजर आता था कि इससे पहले लगातार अवैध कोयला और कोल माफिया लगातार सक्रिय रहे हैं और ऐसा काम होता रहा है। और पूर्व विधायक पर आरोप लगा रहे वो करते आ रहे हैं। उनके ही जो गोदाम है, उनका घर है, जो तौल कांटा है उस पर एक कांटा किया जाता है। ये बड़ा बयान है और 2023 के विधानसभा चुनाव में ये कोल माफिया, कोल तस्करी जिस तरह से बात सामने आ रही है ये गूंजेगा क्षेत्र में। जी निश्चित रूप से सुजीत, क्योंकि चुनावी साल है और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि स्वाभाविक है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हों। हालांकि जब रिएक्शन आएगा फिर आपसे रुक करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन इस पूरे मामले पर क्या कुछ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए। और अब रुक करेंगे जगदलपुर से आ रही एक बड़ी खबर का। 272 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के विरोध में कर्मचारी संघ ने सेवा समाप्ति का विरोध किया। स्टेडियम में इकट्ठा होकर यहां इस फैसले का विरोध जताया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और फिर से उन्हें बहाल नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां दी गई है। आमरण अनशन के साथ सड़क पर उतरकर विरोध जताए जाने का भी यहां पर ऐलान किया गया है। करीब 272 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति कर दी गई थी, आपको याद दिला दें। और इसके बाद अब जो अन्य कर्मचारी हैं, अन्य उनके समर्थक हैं, परिवार के लोग हैं, वहां स्टेडियम में इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि यदि निष्कासित कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो आमरण अनशन करेंगे। कहां पर गड़बड़ियां पाई गई ये आप जांच कर रहे हैं। आपका राजेंद्र झा साहब भी उस समय नियुक्ति किया है, आज वो भी नारायणपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पे हैं। अब आप 272 कर्मचारियों को किस आधार पे आप निरस्त कर रहे हैं? आपने तो पूरा विधिवत छत्तीसगढ़ शासन का उल्लेख किए हैं। मान लो सुनवाई नहीं होती क्या करेंगे? अगर कर्मचारी का बहाली नहीं होता है तो कर्मचारी तो आंदोलन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन जैसे कदम उठाना पड़ेगा। और हम कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया बोलते हैं। हम देखते हैं अभी कि हमारे लिए 272 के लिए कितना बढ़िया है और आने वाले समय को भी देखते हुए कांग्रेस सरकार को भी समझना पड़ेगा कि बस्तर जिला जैसे आदिवासी बहुल जिला नक्सलाइट क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों के साथ क्या भला का काम करते हैं, इनको पुनः वापस लेते हैं, इसके लिए हम लिखा पढ़ी करें। तो कर्मचारी संघ ने सेवा समाप्ति का विरोध किया है। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि चुनावी साल है, ऐसे में सरकार को दिखा देंगे अगर उन्होंने यहाँ हमारे कर्मचारियों के बारे में विचार विमर्श नहीं किया तो ये एक बड़ा विषय बन सकता है। चूंकि आमरण अनशन और आंदोलन की भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है
कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा मांग है कि इन 272 कर्मचारियों को बहाल किया जाए। उनकी सेवाएं जो समाप्त की गई हैं उन्हें वहां लगाया जाए। परिवार के लोग, सेवा संघ के लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए और बहाली की मांग कर रहे हैं। निष्कासित कर्मचारियों के उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। बता दें कि ये जो प्रदर्शन है उन्हीं 272 कर्मचारियों को काम पर वापस रखने की मांग के चलते किया गया और मुख्यमंत्री को, सरकार को संदेश देने का एक प्रयास कि चुनावी साल है, आपके द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम आपको परिणाम भुगतने के लिए इस पर तैयार रहना होगा। हालांकि इसका क्या असर होगा ये देखना है। और रायपुर से बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में, बिलासपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि गहुई वैश्य समाज के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। टाटीबंध में गहुई भवन का सीएम बघेल लोकार्पण करेंगे। बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय यादव महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। और कल छत्तीसगढ़ प्रदेश का बजट पेश किया जाना है। रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2023-24 का बजट पेश करेंगे। चुनावी साल के इस बजट से हर वर्ग को उम्मीद है कि कुछ उन्हें मिलेगा और बजट भाषण पढ़ने के दौरान क्या कुछ घोषणाएं, क्या कुछ ऐलान किए जाते हैं ये भी देखना अहम होगा। और बजट भाषण का सभी जिलों में प्रसारण करेगी कांग्रेस पार्टी। जिला मुख्यालयों पर उसका लाइव प्रसारण है, इसकी तैयारी कर ली गई और कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल का ये अंतिम बजट पेश कर रही है। इसके बाद चुनाव होंगे और नई सरकार चुनी जाएगी। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस नेता अरुण यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। दरअसल अरुण यादव रायपुर जाएंगे और बिलासपुर में भी वे रहेंगे। बिलासपुर के बिल्हा में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होने वाले हैं और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में वे शामिल होंगे। बिल्हा में कई स्थानीय कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। शाम 6 बजे रायपुर से इंदौर के लिए वे रवाना होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी रायपुर और बिलासपुर में दौरा है। संभव है मुलाकात यहां पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में वे शामिल होंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करेंगे। और बीजेपी 15 मार्च को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। रायपुर में 15 मार्च का विधानसभा का घेराव करने की बीजेपी ने तैयारी की है और बीजेपी के घेराव में करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और इस अभियान से जुड़ने के लिए बीजेपी ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके इस अभियान से जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और साथ ही एक बार बता भी देते हैं आपको ये नंबर, दरअसल 8955113113 ये नंबर है। 8955113113 मिस कॉल करके इस अभियान से लोगों को जुड़ने का आह्वान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। घेराव कार्यक्रम में 1 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 15 तारीख बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन, विधानसभा के घेराव की तैयारी, 15 मार्च को बड़े आंदोलन की तैयारी में है बीजेपी और जो नंबर जारी किया गया उसके माध्यम से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास रहेगा। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि ओपीएस और एनपीएस के लिए विकल्प देने का आज अंतिम दिन है। शासकीय सेवकों के लिए सरकार ने अंतिम मौका दिया है। पहले 24 फरवरी को विकल्प देने की अंतिम तिथि थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर समय सीमा को बढ़ा दिया गया है और समय सीमा 24 फरवरी से बढ़ाकर 5 मार्च की गई। समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद आज अंतिम दिन है। ओपीएस और एनपीएस के लिए विकल्प देने का ये आज अंतिम दिन है, तो पात्र इसमें आज अपना चयन बता सकते हैं। शासकीय सेवकों के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है, तो 5 तारीख यानी आज अंतिम दिन है, तो इसके बारे में अपनी पात्रता के अनुसार इच्छा दर्शा सकते हैं। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम से जुड़ी ये जानकारी है, जहां छत्तीसगढ़ में आज मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बारिश होने की संभावना है। बादल छाए रहेंगे
अब बादल छाएंगे तो बारिश होगी या नहीं होगी, इसके बारे में पुख्ता तौर पर मौसम विभाग ने भी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन बादल छाए रहने का अनुमान जरूर जताया। बादल छाए रहेंगे तो तापमान में कुछ गिरावट जरूर हो सकती, लेकिन बहुत ज्यादा इससे बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। और आज प्रदेश में जो मौसम है कुछ शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। और सुकमा में जवानों ने एक नई पाठशाला खोली है। आपको बता दें कि डब्बा मार्का कैंप में एक स्कूल खोला गया। पुना नारकोम के तहत जवानों ने यह पाठशाला खोली है और झोपड़ी में बनाई गई इस पाठशाला में बच्चों को किताबें और अन्य पाठ्य सामग्री स्टेशनरीज उपलब्ध कराई जा रही हैं। और थाना प्रभारी ने बच्चों को पाठ पढ़ाए और नक्सल प्रभावित इलाकों में कैंप के साथ स्कूल भी खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जवानों की तरफ से ये जो प्रयास किया गया है बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। डब्बा मार्का कैंप में खोला गया जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, गांव के गरीब बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। उन्हें शिक्षा से रूबरू कराने का एक बहुत ही सुदृढ़ और इस परिस्थिति में सबसे मजबूत साधन यहां पर यह साबित हो सकता है। बच्चों को ये पता चले कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा से जुड़ना कैसे होता है और शिक्षा से क्या हो सकता है, इसका भी एक सपना यहां पर बच्चों को दिखाया जा सकेगा। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यहां पर ज्यादातर जब बच्चे किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें भ्रमित करके झूठी सच्ची कहानी सुना करके हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे में इन नौनिहालों का भविष्य जवानों ने संवारने का एक प्रयास किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की माध्यम से। आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है ये सिर्फ एक पाठशाला, एक कक्षा नहीं है, ये एक विचार है सुकमा में जिसका बीज डाला गया है। और बच्चों में यदि ये शिक्षा का बीज अंकुरित हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाला जो इनका भविष्य है वो हरियाली भरा होगा और उज्जवल होगा, क्योंकि नक्सलियों की जो सोच है और क्योंकि नक्सली विचारधारा से जुड़ने के बाद हथियार उठा करके प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो लड़ने का एक विचार दिया जाता है उससे ये बच्चे बचेंगे, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। सतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सतीश, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो प्रयास है काफी सराहनीय है। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ डिटेल्स इसके बारे में? जी आपको बता दूं कि सुकमा जिले के ऐसे कई इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। वहाँ खास करके जो है पिछले 3 दशक से ज्यादा समय जो हो गया है उस जमाने में स्कूलें थी पहले, लेकिन माओवादियों के आने के बाद में और सर्वा जुर्म शुरू होने के बाद में उस इलाकों में स्कूलें जो है ध्वस्त हो गई और उन स्कूलों को मुख्यालयों के करीब जो है शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं और पुलिस विभाग द्वारा पुना नरकोम जो है एक गोंडी शब्द है जिसका जो मतलब होता है हिंदी में नई सुबह नई शुरुआत, उसके तहत जो है उन इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं। और कैंप के साथ साथ जो है उन इलाकों में पुलिस प्रयास कर रही है कि वहाँ पर स्कूल खोला जाए, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि उन इलाकों में जो है शिक्षक अमूमन नहीं पहुंचते हैं। यही वजह है कि वहाँ पर जो है स्कूल खोली गई है। वहाँ पर एक झोपड़ी में फिलहाल जो है स्कूल संचालित की जा रही है। वहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि डीआरजी कमांडर है जो वहाँ के प्रभारी हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उन इलाकों में जो है स्कूल नहीं होने के कारण बच्चे दैनिक कार्य जो होते हैं घरों में, खेतों में और साथ साथ जो है गाय चराने का ये काम करते हैं। लेकिन जैसे स्कूल खुली तो बच्चे वहाँ स्कूल में पहुंचे हैं और उन्हें यूनिफॉर्म भी पहनी है और साथ साथ वहाँ पर जो डीआरजी के लड़के हैं, जो पुलिस जवान हैं, वो पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में जो है जैसे ही नया सत्र शुरू होगा तो प्रशासन द्वारा उस इलाके में स्कूल भी खोली जाएगी। जी ठीक है सतीश, और चूंकि ये एक प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है और आगे इस पर और जानकारी लेंगे आपसे, ये क्या कक्षाएं बढ़ेंगी, स्कूल का रूप ले सकेंगी, ये भी जानना बेहद रहेगा। बढ़ते आगे दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें कि शहर में सफाई व्यवस्था बहाल हो गई है। अब शहर से कचरा उठाने का काम शुरू हो चुका है। हड़ताल पर गए 1400 सफाई कर्मचारी अब अपने काम पर लौट आए हैं। निगम के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म किया गया था। ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई थी और सहमति बनने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आगे इन्हें पूरा किया जाएगा और जो सफाई व्यवस्था है, जो स्थानीय लोग हैं, शहरवासी हैं, उन्हें इस तरह गंदगी का जो आलम वहाँ फैला हुआ था इससे अब दो चार नहीं होना पड़ेगा आगे। और उम्मीद की जा रही है कि जो सफाई व्यवस्था है वो अब पटरी पर लौट आएगी। बड़ौदा बाजार से बड़ी खबर, होली से पहले मिलावटखोर हो जाएं सावधान। खाद्य विभाग की टीम पूरी तरह से सक्रिय है। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दरअसल 15 दुकानों से 80 मिठाइयों के सैंपल्स लिए गए। 5 सैंपल टेस्ट में
फेल हो गए। 7 मामलों पर जुर्माना लगाया गया। खाद्य और औषधि विभाग के एक एसडीएम ने यह कार्रवाई की है। तो मिलावटखोरों, हो जाओ सावधान, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब बढ़ते आगे, नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर।